मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है किसी भी स्ट्रक्चर का। तो पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के क्या होता है, ठीक है। तो बीम क्या होता है? तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है उसके लेटरल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन। जैसे कोई भी आप मान लीजिए बार है, तो इसका लेंथ देखिए, इसका लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है इसका इस डायमेंशन से, लेटरल डायमेंशन मतलब उसका विड्थ और हाइट अगर बहुत से लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो उसको बीम बोलेंगे, ठीक है। टाइज, स्टड्स एंड बीम्स आर ऑल वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट। टाइज, बीम्स, स्टड्स सब वन डायमेंशनल लाइन एलिमेंट है क्योंकि ये लोग इन सब का जो लेटरल डायमेंशन है वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ कम होता है, इसलिए ये सबको हम लोग वन डायमेंशनल एलिमेंट बोलते हैं और लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और टाइज क्या होता है? टाइज ऐसा मेंबर है जो टेंशन को रजिस्ट करता है, टेंशन मेंबर है। स्टड क्या होता है? ऐसा मेंबर है जो कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। शाफ्ट क्या है? टॉर्सन को रजिस्ट करता है। बीम पहले ही सबसे ऊपर देखे थे, बीम बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, ठीक है। तो काम के हिसाब से जिसका इसका जो वर्क है उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर देखे। बीम का क्लियर स्पैन ऑफ बीम क्या होता है, ठीक है। तो कोई बीम ऐसा है, बीम है तो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स इज कॉल्ड क्लियर स्पैन ऑफ बीम। तो ऐसा मान लीजिए बीम है रखा हुआ है इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच में, तो ये उसको क्लियर स्पैन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ, ये क्लियर इसके और इसके बीच में, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्लियर स्पैन ऑफ द बीम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ विंड बियरिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन। और इसी बीम का इफेक्टिव स्पैन क्या होगा? तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा इफेक्टिव स्पैन क्या होगा इस बीम का? बीम में इफेक्टिव स्पैन होगा इस सपोर्ट, ये सपोर्ट है तो सपोर्ट का इस सपोर्ट का सेंटर से इस सपोर्ट का सेंटर तक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इंड बियरिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम, ठीक है। जब हम लोग का जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो यूनिफॉर्म है तब ये केस है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी ऑफ बियरिंग reaction is not uniform, the effective span is horizontal distance between line of action of in reaction। मान लीजिए जो रिएक्शन है वो यूनिफॉर्म अगर नहीं है, वो कुछ इस तरह रहता, ट्रेपेजॉइडल रहता, ऐसा रिएक्शन रहता, पास में ज़्यादा रिएक्शन रहता और दूर में कम रिएक्शन रहता, ऐसा रहता। तब क्या होता? तब हम लोग इसका निकालते, फोर्स का सेंट्रॉइड निकालते, वो कहीं भी आता तो वहां से, और फिर इधर भी इस तरह करते, इधर भी फोर्स का सेंट्रॉइड निकालते इस तरफ भी, और उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव स्पैन।
ठीक है, जब फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तब। If intensity of reaction is not uniform, the effective span is horizontal distance between line of action of in reaction, line of action of in reaction। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो क्या क्या सपोर्ट होता है मेरा बीम में? तो पहला होता है सिंपल सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रॉकर सपोर्ट, सब एक ही चीज है। क्या होता है सिंपल सपोर्ट? अगर पूरा इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है उसको सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल सपोर्ट क्या करता है, और ये जो एक लाइन से दिखाए हैं, ये बीम को दिखाए हैं लाइन से, ये लाइन से बीम को दिखाए हैं, पूरा इधर ही बना दे। तो ये और ये सपोर्ट क्या है, ये हिंज सपोर्ट है। ये सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट है, और ये लेफ्ट वाला सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बीम का मूवमेंट को रजिस्ट करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में बीम का मूवमेंट को रजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। और ये जो सपोर्ट है, ये दूसरा नंबर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। ये सपोर्ट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं होने देता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं होने देता है। ठीक है। अगर हम लोग मतलब कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में बात करें तो कैसा दिखेगा मेरा जो सिंपल सपोर्ट है, फ्री सपोर्ट है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ऐसा दिखेगा। ये गर्डर लाके रखा हुआ है, एक कॉलम है, कॉलम में बनाया हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके ऊपर गर्डर रखा हुआ है एक रोलर के ऊपर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने देगा, रिएक्शन देगा। तो ये है मेरा सिंपल सपोर्ट। ठीक है, तो क्या करता है सिंपल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है और वो इसी एक डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। हिंज सपोर्ट क्या करता है, कहीं मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, लेकिन इसमें रोटेशन हो सकता है। हिंज सपोर्ट में रोटेशन हो सकता है, मतलब ये बीम ऐसे ऐसे लोड लग गया तो इसे बेंड कर सकता है। रोलर सपोर्ट में भी रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं हिंज सपोर्ट क्या होता है। हिंज सपोर्ट में अगर एक्चुअल में देखें तो कैसा दिखेगा, तो ये स्टील का कनेक्शन है, ये इसमें ये हिंज सपोर्ट है, ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ये बीम है, ये बीम है और ये कॉलम है, और कॉलम और बीम के बीच में कनेक्शन कैसे नट से किया हुआ है, बोल्ट से किया हुआ है। ठीक है, ये बीम है, ये बीम है और ये कॉलम है। ठीक है, उसी को दूसरा व्यू से देख रहे हैं हम लोग, तो इधर से इस व्यू से देखने का कोशिश कर रहे हैं, इस व्यू से देख रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है, तो दोनों को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, एंगल से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस एंगल से कनेक्ट किया हुआ ये एंगल है, स्टील में समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा एंगल कैसे क्या होता है। तो ये जो कनेक्शन है इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है,
हिंज सपोर्टेड या पिन सपोर्टेड कनेक्शन बोलते हैं, मतलब ये वाला है, इसको हम लोग लाइन डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीका से पिन कनेक्शन, हिंज कनेक्शन, हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम लोग का क्या दो जगह का सब लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सिर्फ रोटेशन अलाउड रहता है। ठीक है, ये रोटेट कर सकता है, रोटेशन अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग ऊपर में अगर वेल्ड कर देंगे, ऊपर में अगर यहाँ पे वेल्ड कर देंगे, मतलब ये बीम है, बीम का टॉप में वेल्ड कर दिए, ये वेल्ड किया हुआ है, और नीचे से भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे एंगल सेक्शन का, ये एंगल है, तो रोटेशन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट भी अलाउड नहीं रहेगा। जैसे ये इसको हम लाइन डायग्राम से इस तरह दिखाते हैं, लाइन डायग्राम से इस तरह दिखाते हैं फिक्स्ड सपोर्ट को। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं लाइन डायग्राम से। इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहाँ ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका जो रोटेशन होगा यहाँ पे 0 होगा, थीटा 0 होगा। ठीक है, फिक्स सपोर्ट में क्या किए, ऊपर में वेल्डिंग कर दिया और नीचे में एंगल सेक्शन प्रोवाइड करके उसका रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका कंप्लीट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट में, सिंपल और फ्री सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट, तीसरा बिल्ट इन, फिक्स्ड और इनकेस्टर सपोर्ट, इसी को बोलते हैं तीसरा नंबर। चौथा है मेरा स्लाइडर सपोर्ट। स्लाइडर सपोर्ट क्या होता है, ये है मेरा स्लाइडर सपोर्ट। इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर सपोर्ट। ठीक है, स्लाइडर सपोर्ट भी देख लिए। हम बार बार जो रिएक्शन बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन बना रहे हैं और मूवमेंट एम बना रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन क्रिएट होगा जो कि रोकेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मूवमेंट को, और मूवमेंट भी इसका यहाँ पे थीटा 0 है, मतलब मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो कौन रोक रहा है इसको, तो इसके ये मूवमेंट रोक रहा है। इस तरह हम इधर भी बनाए थे, हिंज सपोर्ट में भी बनाए थे, ये रिएक्शन बनाए थे वर्टिकल डायरेक्शन में, और इधर ये रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये रिएक्शन आर भी वर्टिकल डायरेक्शन का मूवमेंट को रोक रहा है, और ये रिएक्शन आर एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मूवमेंट रोक रहा है। जैसे यहाँ बात करें अगर हम लोग ये रोलर सपोर्ट का, तो इसमें सिर्फ एक आर भी है, आर एच नहीं है, आर एच नहीं है जो कि मूवमेंट को रोके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। और एक बचा है लिंक सपोर्ट। लिंक सपोर्ट कैसा होता है, लिंक सपोर्ट ये है मेरा लिंक सपोर्ट। लिंक सपोर्ट में क्या होता है कि दो ठो हिंज के बीच में अगर कोई एक मेंबर हो, लिंक हो, तो उसको बोलते हैं लिंक सपोर्ट। इनका लिंक सपोर्ट, इसमें जो लिंक के डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स क्रिएट होगा, उसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो लिंक के डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, एफ, ये इसी का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये लिंक के डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम दो तरीके का होता है, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट और एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होता है, ऐसा बीम जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके एनालाइज कर सके, उसको हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलते हैं। और जिसको नहीं एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन का यूज करके, उसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है मेरे पास,
सिग्मा ऑफ एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन जीरो, और मोमेंट जीरो, नेट मोमेंट जीरो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब कि अगर कोई भी ऐसे बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो रेस्ट में है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। टोटल मूवमेंट उसमें क्या लग रहा होगा, कि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि किसी पे अगर कोई नेट फोर्स अगर लग रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर अगर उसमें नेट फोर्स जीरो है तो उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बीम क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। कोई भी फोर्स मान ली लगा रहे हैं हम लोग, इस पे पी लगा रहे हैं या कोई मूवमेंट लगा रहे हैं, एम लगा रहे हैं, फिर भी ये कुछ बेंड उंड होकर रेस्ट पे ही हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अगर चीज रेस्ट पे है तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो मेरा तीन तरह का बीम है स्टैटिकली डिटर्मिनेट। पहला है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें फोर्स मान लगा दे तो इसका जो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करना मतलब क्या हुआ कि इसका रिएक्शन ये रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और यहाँ जो मूवमेंट ऐड कर रहा होगा एम, वो तीनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालाइज करना मतलब यही हो गया। तो ये मेरा हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट। इस तरह सिंपली सपोर्टेड में भी हम लोग रिएक्शन निकाल सकते हैं। मान लिया हम लोग सिंपली सपोर्टेड देखें अगर, तो ये सिंपली सपोर्टेड हो गया। तो सिंपली सपोर्टेड में भी रिएक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, R1 या R2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके। इसमें कोई लोडिंग लग रहा होगा तो, ठीक है। अब तीसरा हो गया मेरा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, इसमें भी कुछ लोड लग रहा होगा, तो ये भी रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, क्यों निकाल सकते हैं हम लोग रिएक्शन को, ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि बस तीन इक्वेशन बनने वाला है, और हम देखेंगे अगर सारा बीम को तो सब में तीन ही रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है। जैसे इस कैंटिलीवर को देखें तो यहाँ पे हम लोग बीम भी देख रहे, बीम का टाइप भी देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए बढ़िया से बीम का टाइप। ये कैंटिलीवर, इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग ओवरहैंगिंग बीम। उसमें ओवरहैंग है, ये वाला ओवरहैंग पोर्शन है, इसलिए इसको ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, ठीक है। बीम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, तीन तरह का बीम यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो सब में सारा बीम में कितना रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है, एक दो तीन रिएक्शन है और तीन इक्वेशन है। हम निकाल के भी दिखाएंगे किसी प्रॉब्लम में, अभी बस जान लीजिए कि तीन ही रिएक्शन है, इसलिए हम लोग निकाल पा रहे हैं। इसमें भी तीन रिएक्शन है, RH, और तीन से अगर ज्यादा होगा तो तीन से ज्यादा होगा तो फिर इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन कम हो जाएगा और अननोन ज्यादा हो जाएगा, तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग तीन तरह का बीम भी देख लिए, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। हम लोग स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम देखेंगे, कैन नॉट बी एनालाइज्ड विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज अननोन इक्वेशन, सॉरी अननोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अननोन जो रिएक्शन है, मतलब कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में बस कितना है, तीन है, और अननोन रिएक्शन अगर तीन से ज्यादा हो जाएगा, मतलब चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, तब नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। तो एडिशनल इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बीम। एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उसको एनालाइज करने के लिए, तो उसको बोलेंगे स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। कौन कौन सा बीम है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कौन कौन सा बीम है, और उसका बीम भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट कौन कौन है, पहला फिक्स्ड बीम है, पहला फिक्स्ड बीम है,
इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहला फिक्स्ड बीम, इस बीम को हम लोग फिक्स्ड बीम बोलते हैं। इसमें कितना है टोटल रिएक्शंस, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में R1 या R2 या R3 या R4, फिर मोमेंट आएगा M1, मोमेंट आएगा M2। टोटल कितना हो गया इसमें 6 हो गया, 6 रिएक्शंस हो गया। रिएक्शंस कितना हो गया 6 हो गया, और इक्वेशन मेरे पास 3 ही है, तो ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं एनालाइज कर सकते हैं। अब उसके अगला हो गया मेरा प्रॉप्ड कैंटिलीवर। एक एंड फिक्स रहता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर का, और अगला एंड हिंज रहता है, ठीक है। हिंज या रोलर भी रह सकता है, जो कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो रोलर ही बनाइए, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोले तो रोलर बनाइए। तो इसमें कितना रिएक्शन है, फिक्स्ड में R1 हो गया, R2 हो गया, और मोमेंट भी होगा M, और इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन। तो R2 R3 R3, तो कितना हो गया टोटल, इसमें 4 हो गया रिएक्शंस, और इक्वेशन मेरे पास 3 ही है, तो इसको भी नहीं एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर मेरे पास हो गया कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम किसको बोलते हैं, तो ये बीम है इस बीम को कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, ठीक है। कितना स्पैन है इसमें, स्पैन 1, L1 L2 L3 L4, ठीक है। तो इस बीम में कितना है मेरे पास रिएक्शन, तो R1 R2 R3 R4। इसमें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नहीं रिएक्शन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट यहाँ भी है, यहाँ पे लेकिन होगा, यहाँ मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो रिएक्शन होगा R5। तो टोटल 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन है और 3 ही इक्वेशन है, तो नहीं एनालाइज कर सकते हैं इसको भी, इसके लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन लगेगा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम देख लिए क्या होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम भी देख लिए हम लोग इस तरीके से। फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम किसको बोलते हैं, और ऊपर में हम लोग देखे कि इसको 3 तरह का बीम ऊपर भी देखे, 3 तरह का बीम ऊपर भी देखे, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग देखेंगे, और यहाँ पे हम आप जो बीम का बनाए थे सारा बीम का वो सब लाइन डायग्राम था बीम का, ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम का भी जो बनाए थे वो लाइन डायग्राम था, ठीक है। और हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग कितना तरीका होता है, कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और कपल, ठीक है। देखते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो पहला है मेरा कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, किसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड लोड, कैंटिलीवर बीम है और ये लोड मान लीजिए P है, एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। कोई भी पॉइंट पे कोई लोड एक्ट करता है
तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। जैसे ये जो P है लोड, वो है कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ये जो W लोड है वो भी है कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं एक चीज कि कोई भी जो फोर्स या फिर कोई भी लोड जो होता है वो पॉइंट पे लग नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी चीज का थोड़ा बहुत एकदम एरिया तो होगा ही होगा। चाहे हम लोग एक कांटे की भी बात करें, कांटे का भी, या फिर कुछ भी बात करें एकदम कोई पॉइंटेड चीज का, तो उसका भी छोटा मोटा एरिया होगा ही होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत स्मॉल एरिया पे एकदम पॉइंट पे लग रहा है तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, बहुत स्मॉल एरिया पे लग रहा है। ठीक है, दूसरा है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होगा? मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हम लोग ये इस तरह लोड लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्टकट में उसको UDL भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली से 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ऐसे भी ड्रॉ करते हैं उसको, इस तरह, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी कहीं पे भी इसका 1 मीटर स्पैन लेंगे, 1 मीटर, तो उसमें 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। कोई भी 1 यूनिट का स्पैन लेंगे तो उसमें 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा मेरा क्या है, हम लोग ये देख लिए कंसंट्रेटेड लोड, दूसरा देख लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा है मेरा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, उसके लिए भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे। लोडिंग बनाएंगे, तो ये मेरा हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लिया यहाँ से 3 किलो न्यूटन था और यहाँ पे जाके मेरा हो गया 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो हम कहीं भी वेरिएशन लेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली कम हो रहा है, 2 से 3 से 2 हो रहा है ना यूनिफॉर्मली, तो कहीं भी हम अगर 1 मीटर का लेंथ लेंगे, 1 मीटर का लेंथ लेंगे और वेरिएशन देखेंगे, तो चेंज देखेंगे, चेंज मान लीजिए यहाँ पे x1 होगा या x2 होगा, तो x1 माइनस x2 बाई वो लेंथ लेंगे, ये मान लीजिए L1 लेंथ है, L1, और यहाँ पे कहीं पे कोई लेंगे, या y1 होगा या y2 होगा, और लेंथ मान लीजिए कुछ भी होगा L2, तो वेरिएशन कांस्टेंट होगा, y1 माइनस y2 बाई L2, ये वेरिएशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, a load which is spread over beam in such a manner that it extends varies uniformly on each unit length is known as uniformly distributed load, so uniformly varying load। और तीसरा है कपल। कपल मतलब मूवमेंट को बोल रहे हैं, ये कैंटिलीवर बीम है, उस पर कोई भी एक मूवमेंट लग रहा है M1, तो ये मेरा हो गया कपल। उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा बीम है, उसमें इस तरीका से फोर्स लग रहा है, ये P है और ये भी P है। ठीक है, ये डिस्टेंस है D1, ये भी डिस्टेंस है D1, तो इसका कपल कितना हो गया, इसको अगर हम लोग रिसॉल्व करेंगे कपल का फॉर्म में, तो ये हो गया P इंटू D1 प्लस D2। ठीक है, यही M1 है मेरा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी हम लोग अगर बीम का बात करें, उसमें कुछ लोड लग रहा है, मान लीजिए बीम है मेरा, उसमें कुछ लोडिंग लग रहा है, ये कंसंट्रेटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम लोग उसका कहीं पे भी एक सेक्शन मान लीजिए कट करके देखें, तो सेक्शन के अंदर फोर्स होगा कि नहीं, फोर्स होगा। तो मान लीजिए उस सेक्शन मेरा इस तरह से दिख रहा है,
इस तरीके से दिख रहा है, सेक्शन कट किए कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट ए पे हम सेक्शन कट किए, तो उस तरीके एट एनी पॉइंट इन लोडेड स्ट्रक्चर व्हेन अ सेक्शन इज कट, when a section is cut perpendicular to the axis of the member we get internal loading। इंटरनल लोडिंग मिलेगा, तो जो इंटरनल लोडिंग मिलता है उसमें जो इंटरनल मोमेंट मिलता है, इंटरनल मोमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। जो इंटरनल फोर्स मिलता है उसको बोलते हैं शियर फोर्स, और जो इंटरनल एक्सियल डायरेक्शन में लोड मिलता है उसको एक्सियल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि पूरा जो ये बीम है, ये बीम जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ तो हम लोग कट करके एनालाइज कर रहे हैं, तो दोनों जो फोर्स होगा मेरा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो मतलब कि जैसे यहाँ पे M लग रहा है, यहाँ पे M लग रहा है तो उसका जस्ट उल्टा में यहाँ M लगेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो होना चाहिए, मेरा फोर्स बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो यहाँ M लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे शियर फोर्स भी नीचे लग रहा है तो यहाँ शियर फोर्स भी ऊपर लगेगा, और नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो इधर नेगेटिव एक्स में लगेगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा हम बनाए हैं अभी डायरेक्शन दिखाए हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट सबका, नॉर्मल थ्रस्ट सबका, ये मेरा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। तो लेफ्ट में हम लोग जब भी लेंगे बेंडिंग मोमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, और जो शियर फोर्स आएगा उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, और नॉर्मल थ्रस्ट को एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। और अगर राइट फेस, लेफ्ट फेस का बात कर रहे थे हम लोग, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स में, ठीक है। ये जो मेरा ये है पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये पॉजिटिव है। आगे हम साइन कन्वेंशन का बात नहीं करेंगे, यहीं से आप साइन कन्वेंशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शियर फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल थ्रस्ट तीनों का डेफिनेशन देखेंगे। तो शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। कहीं भी अगर कोई सेक्शन कट करें हम किसी बीम में, तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, से मान लीजिए मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे हम कट किए, तो इसको अगर काट के देखें हम, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा लेफ्ट वाला पार्ट में और राइट वाला पार्ट में, जो कि एक दूसरे का उल्टा होगा, क्योंकि नेट फोर्स वहाँ पे जीरो है। ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है। मान लिया कोई सेक्शन एक्स कट किए, तो ये मेरा एक्स है और ये भी मेरा एक्स है। तो एक तरफ नीचे हुआ, एक तरफ ऊपर हुआ, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स एट अ सेक्शन। और ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, दिखाते हैं कैसे, मतलब क्यों दिया हुआ है। दो डेफिनेशन होता है, एक ये जो अभी बताएं कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इनसाइड सेक्शन, जब लोग सेक्शन कट करते हैं तब वो शियर फोर्स होता है। और ये डेफिनेशन हो गया, ये वाला डेफिनेशन कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, ये डेफिनेशन हो गया। ये दोनों डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं अभी ये डेफिनेशन को कैसे ये हुआ। ये समझ लीजिए ये बीम है, और इसको न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से पूरा। जैसे इस पे लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, मान लीजिए P1 P2 P3 लग रहा है।
और हम यहाँ पे कट किए, मान लीजिए एक्स सेक्शन कट किए, लेफ्ट वाला पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, मान लीजिए P1 P1 P2 P3 और ये हो गया मेरा V। तो ये सारा फोर्स और ये मान लीजिए रिएक्शन मेरा R1 हो गया। तो जो नो ये फोर्स हमको निकालना है, अगर ये V निकालना है इक्विलिब्रियम करके, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V नीचे है, P1 P2 ऐसे भी नीचे है, P2 प्लस P3 और R1 ऊपर है, तो ये इक्वल टू R1 हो गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, R1 माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, V क्या है, V मेरा ये रिजल्टेंट है सारा फोर्स को, जैसे ये सब नीचे था, ये ऊपर था R1 माइनस ये सब नीचे था, P1 P2 P3 सब नीचे था। तो टोटल नेट फोर्स जो बना मेरा, ये सब का नेट रिजल्टेंट जो बना ये सब को प्लस माइनस करके, वो मेरा V1 हो गया। तो वहीं से ये डेफिनेशन आया कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, लेफ्ट पार्ट को ले या फिर राइट पार्ट को ले और उसका रिजल्टेंट फोर्स निकाला, तो वही मेरा शियर फोर्स आ गया। उस तरह बेंडिंग मोमेंट का भी दो डेफिनेशन हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट और इंटरनल रजिस्टिंग मोमेंट। ऐसे यहाँ पे कट किए हम लोग, यहीं पे कट किए एक सेक्शन, तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा M और इधर एक मोमेंट आएगा M। तो इंटरनल रजिस्टिंग मोमेंट जो डेवलप होगा किसी भी सेक्शन में, वो होगा मेरा बेंडिंग मोमेंट। और ये डेफिनेशन कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इज अ रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट at a section due to all transverse force either to the left or the right of the section। मतलब क्या हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि ऐसे मान लीजिए ये बीम है, हम यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स कट किए तो शियर फोर्स नीचे हो गया V और बेंडिंग मोमेंट M ऐसे हो गया M। तो अब ये हमको M निकालना है, तो ये सारे फोर्स जो है, ये फोर्स जैसे R1 है, या फिर मान लिया कोई पॉइंट लोड लग रहा था P, तो पॉइंट लोड P लग रहा है P। हम लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, लेफ्ट पार्ट को, तो हमको M निकालना है। तो मान लीजिए पॉइंट ये जो X है, X पॉइंट है, या फिर कोई पॉइंट A मान लीजिए A है, तो उसके अबाउट नेट मोमेंट हम जीरो करेंगे, नेट मोमेंट A के अबाउट जीरो करेंगे। तो M कुछ निकल के मेरा आएगा, M आएगा, ठीक है। M अच्छा निकाल ही देते हैं M क्या होगा। तो A के अबाउट मोमेंट जीरो कर दीजिए, क्लॉकवाइज का पॉजिटिव R1 इंटू, ये मान लीजिए मेरा कोई डिस्टेंस X है, R1 इंटू एक्स प्लस ये डिस्टेंस मान लीजिए मेरा x1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू एक्स माइनस P इंटू एक्स1 माइनस M इक्वल टू जीरो। तो M क्या हो गया, P x1 माइनस R1 x, ठीक है। तो ये नेट मोमेंट हो गया, ये P1x क्या हो गया, वो P फोर्स की वजह से मोमेंट हो गया, R1 क्या हो गया, रिएक्शन की वजह से मोमेंट हो गया। तो ये देखिए डेफिनेशन बना कि नहीं, कि मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो सारा ट्रांसवर्स फोर्स का, जैसे पी फोर्स का मोमेंट हो गया Px1 और R1 फोर्स का हो गया R1x, तो सारे फोर्स का जो मोमेंट हो गया वही हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। शियर फोर्स पहले भी बता चुके हैं, साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के लिए लेफ्ट पार्ट में शियर फोर्स क्या होगा, लेफ्ट पार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और राइट पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा शियर फोर्स, ठीक है। और नेगेटिव अगर शियर फोर्स की बात करें अगर, तो लेफ्ट पार्ट में अगर ऊपर लेंगे तो नेगेटिव और राइट पार्ट में नीचे लेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। हमको ये याद रखना है, ये हमेशा यही साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला हम एज्यूम करेंगे यही हमेशा।
ठीक है, इसी को पॉजिटिव मानेंगे। आपको अगर अलग भी मान सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन है वही है, ये यही है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट का हो गया बताए थे आपको, ये वाला बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है और इस पार्ट में ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है देखिए। ये बेंडिंग मोमेंट इस तरह ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखिए फेस है, इसमें इस तरह, और ये राइट फेस है, राइट फेस में किस तरह होगा, ऐसा। तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका उल्टा देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव हो गया लेफ्ट फेस में एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और राइट फेस में एंटी क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव हो गया मेरा। अभी अगर देखते हैं सेक्शन में क्या प्रोड्यूस करता है, ये मेरा कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस है, तो इसमें कैसा होगा, तो ये क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग और सैगिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपके घर का छत है, छत है, तो छत जब नीचे आता है तो आप क्या बोलते हैं, छत सैग कर गया, नीचे आता है तो, इसलिए हम नीचे आने को सैगिंग बोल रहे हैं, और ऊपर मान लीजिए चला गया छत आपका, ऐसा उल्टा हो गया, छत आपका ऊपर चला गया, तो आप उसको बोलते हैं हॉगिंग हो गया। तो नीचे से लटकना, सैगिंग मतलब क्या होता है, सैगिंग, और ये हॉगिंग मतलब ऊपर जाना होता है, हॉगिंग। ठीक है, तो जो बेंडिंग मूवमेंट हॉगिंग प्रोड्यूस करेगा वो नेगेटिव है, और जो बेंडिंग मूवमेंट सैगिंग प्रोड्यूस करेगा वो पॉजिटिव है। ये सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉजिटिव है, और ये, और इसे फेस वाइज भी याद रख सकते हैं, फेस तरीका से भी। ठीक है, लेफ्ट फेस में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट फेस में हम तो यही फेस याद रखते हैं कि लेफ्ट फेस में हमेशा हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, राइट फेस में, और पॉजिटिव का ही याद रखते हैं, बस उसका उल्टा फिर कर देते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला केस हमेशा याद रखिए। आगे देखते हैं एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है जो प्रोड्यूस होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, पॉजिटिव रहता है जब ये ट्राइज टू एलोंगेट द मेंबर। ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट देखे थे हम लोग, कहीं भी अगर कट करेंगे बीम को, बीम को कट करेंगे तो एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे एक्सियल थ्रस्ट। जैसे यहाँ पे एन जो है वो एक्सियल थ्रस्ट है, यहाँ पे जो एन है वो एक्सियल थ्रस्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम है ये, उसमें 1-1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये कोई सेक्शन 1-1 है, उसके जस्ट राइट में सेक्शन 1 का जस्ट राइट में सी है और लेफ्ट में डी है, जस्ट राइट में, हमें थोड़ा दूर दिखाएं लेकिन सेक्शन 1-1 के पास ही है ये सी और डी। ठीक है, सी, तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, सी और डी पे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स सी और डी पे, एट सी एंड डी रहता है, सी एंड डी। ठीक है,
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे 1 1 पे अलग अलग कर देंगे, दोनों को 2 भाग में कर देंगे। वहां पे सेक्शन कट करके 2 भाग में करेंगे। दो भाग में करेंगे। ये मेरा सेक्शन 1 1 है। सेक्शन 1 1 के पास हम 2 पार्ट्स में कर दिए, ठीक है। ये मेरा लोड है, तो ये मेरा राइट पार्ट हो गया, ये मेरा राइट पार्ट हो गया और ये मेरा लेफ्ट पार्ट हो गया। और ये राइट फेस, जैसे हम यहाँ से कट किए सेक्शन 1 1 पे, ये मेरा सेक्शन 1 1 है, तो यहाँ पे हम खड़ा होकर देखेंगे तो ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया। और हम आपको राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन बताए हैं, एकदम याद कर लेना है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे लेफ्ट वाला अगर फेस में देखें हम लोग तो क्या डायरेक्शन होगा, लेफ्ट वाला फेस में नीचे होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और राइट वाला फेस में देखें तो ऊपर होगा शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। एकदम याद कर लेना अच्छा से, ठीक है। हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे राइट वाला पार्ट को एनालाइज करेंगे, राइट वाला पार्ट को एनालाइज करेंगे। हम लोग यहाँ पे कौन सा अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग सी के लिए देख रहे हैं, एट सेक्शन सी। सी कहाँ पे है, जस्ट टू द सेक्शन 1 के जस्ट एकदम सामने है, जस्ट सामने। तो सी पे देख रहे तो है ना, जो 5 किलोमीटर है सेक्शन 1 1 पे वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट राइट में देख रहे हैं हम लोग। तो शियर फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, ऊपर होगा और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज होगा क्योंकि राइट फेस है, ठीक है। राइट फेस और लेफ्ट फेस क्या होता है ये हम समझा दिए हम लोग को। तो अब हम लोग और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो बता ही दिया था क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। जब हम कोई भी चीज को काटते हैं तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बीम है मान लीजिए और इस पे लोड लग रहा है P1 P2, तो इसके अंदर जब हम लोग कटिंग करेंगे तो जो फोर्स मोमेंट दिखेगा वो बेंडिंग मोमेंट होगा। और मोमेंट जो होता है वो किसी भी बॉडी में अगर कोई रेस्ट पे है अगर, तो उसमें नेट मोमेंट जीरो होता है, जैसे कि फोर्स हम लोग पढ़े हैं ना कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि नेट फोर्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें नेट फोर्स जीरो, फोर्स होगा तो क्योंकि मूवमेंट होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। अगर नेट फोर्स है तो फोर्स का समेशन जीरो नहीं है, तो और कोई चीज को मान लिया हम धक्का दे रहे हैं और नेट फोर्स जीरो नहीं है उसमें, तो उसका मूवमेंट होगा। इस तरह अगर कोई भी चीज में नेट मूवमेंट अगर जीरो नहीं है तो उसका रोटेशन होगा, तो वो मूवमेंट है। अगर नेट मूवमेंट जीरो नहीं है, ऐसे मान लीजिए कोई रोड है उसमें हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज का रोटेशन दे रहे हैं, नेट मूवमेंट उसमें जीरो नहीं है तो उसका रोटेशन होते रहेगा, ठीक है। अगर रेस्ट में है कोई चीज, इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा मेरा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो वहां बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। यही मेरा बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ये प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 1 देख रहे हैं, सेक्शन 1 1 हम लोग को पता है कि जो कैंटिलीवर भी हम ड्रॉ किए वो रेस्ट में है,
रेस्ट में है तो उसका नेट फोर्स, उसमें नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट मोमेंट भी जीरो होगा। तो यहाँ नेट फोर्स अगर इक्वेट करें हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या आएगा मेरा, मान लीजिए सी पे कट के तो वीसी बोलते हैं, इसको एमसी बोलते हैं, तो वीसी इज इक्वल टू वीसी अपर डायरेक्शन में इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। ठीक है, उस तरह नेट मोमेंट देखते हैं सी के अबाउट। ठीक है, सी के अबाउट नेट मोमेंट देखते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, एम सी माइनस 5 इंटू 1 प्लस सॉरी माइनस 5 इंटू 2 इसका मोमेंट, पहले इस फोर्स का मोमेंट हो गया 5 इंटू 1 सब 1 मीटर पे, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। तो और सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं। सॉरी ये इसमें नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले रहे हैं सी के अबाउट, ये एम सी भी नेगेटिव है और ये सब भी क्लॉकवाइज है, सब नेगेटिव है, इक्वल टू 0। क्यों हुआ ये, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी 0 होगा क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वहां से हम ये इक्वेशन लिखे तो यहाँ से मेरा एम सी क्या आ गया, एम सी आ गया मेरा 5 10 15 प्लस 10 25 और 30 आ गया। सॉरी यहाँ एक मोमेंट भी है, यहाँ मोमेंट भी है एक 20 किलो न्यूटन का मोमेंट भी है, तो इसका भी -28 हो जाएगा, तो हो जाएगा -50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन डी पे देख रहे हैं। सेक्शन डी पे क्या होगा, हमको वो वाला फोर्स भी लेना पड़ेगा सेक्शन डी पे। ये जो 5 किलो न्यूटन का फोर्स था 1 के जस्ट लेफ्ट में है सेक्शन डी। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, ये हम लोग सेक्शन डी पे देख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, ऊपर होगा, सॉरी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसको एम डी बोलेंगे, इसको भी वी डी बोलेंगे। तो वी डी कितना हो जाएगा मेरा 5 इंटू 4 5 है तो 20 हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन। और फिर से समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एम डी, वैसे यहाँ रोटेशन भी है 20 का, माइनस एम डी माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 सब क्लॉकवाइज है, 5 इंटू 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एम डी मेरा कितना आ जाएगा -50, वही जो आया था वही आ जाएगा। ये माइनस साइन शो क्या कर रहा है, हम लोग माने थे यहाँ कि बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है, जो मेरा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, एक और प्रॉब्लम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड। तो ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें मेरा ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन है। अब कोई भी डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस x पे हमको निकालना है, लिखना है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन निकाल लेते हैं, आर ए और आर बी। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, ये इसको दो भाग में बांट देते हैं, ये 30 को ऐसे एक 20 और ये एक 10, तो ये सीधा यूनिफॉर्मली 10 का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया
और एक 0 से 10 में वेरी करता हुआ है, 20 में वेरी करता हुआ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया। ठीक है, तो उस तरह का सवाल लिख देते हैं। तो 10 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 9, मेरा कितना हो गया 90 प्लस 90 180 किलो न्यूटन। समझ में आया होगा कैसे लिखे हैं। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था तो टोटल इसका लिख दिए 10 इंटू 9, और सॉरी ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया 10 का डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इसको 10 इंटू 9 लिख दिए। और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग हो गया 0 से ऐसा करके 0 से 20 का, यहाँ 0 था जिसका एवरेज कर दिए 0 और 20 का इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 90 आ गया। ठीक है, ट्रेंगल का एरिया जैसे निकालते हैं, इसमें ट्रेंगल का एरिया निकाल देने से लोड निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालने से लोड निकल जाता है, ऐसे करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रेंगल का एरिया निकाल देने से लोड निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आर रिएक्शन निकालने के लिए आर ए प्लस आर बी मेरे पास आ गया 180। अच्छा, ये सब जो हम लोग अभी जो एग्जांपल देख रहे हैं वो कैसा क्या बोलते हैं बीम है, किस तरह का बीम है। ये दोनों स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। क्यों स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सा अवेलेबल है, 3 इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। पहला वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो नेट फोर्स 0, ये हम लोग किए क्या, हम आर ए प्लस आर बी बराबर जो ये किए, तो आर ए और आर बी दोनों ऊपर लग रहा है और ये जो लोड सब है वो नीचे लग रहा है, तो उसको मतलब इक्वेट किए, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाए। ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0। और एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास, एम ए चाहे एम बी के में जो नेट मोमेंट है वो 0। और एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, वो है मेरा सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। उसका यूज नहीं है क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स का जरूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए 0 होगा वो, तो इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन से मेरा सॉल्व हो जा रहा है, आर ए और आर बी की जरूरत है हमको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा बन रहा है सिग्मा ऑफ एम ए इक्वल टू 0, सिग्मा ऑफ एम ए इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन, कैसे लिख रहे हैं, तो आरबी का मूवमेंट कितना होगा, ए के अबाउट, और कैसा कैसा डायरेक्शन में होगा। आरबी का मूवमेंट ए के अबाउट होगा, आरबी इंटू 9 प्लस लिए एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। और इस फोर्स का ये 10 इंटू जो 9 है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मूवमेंट उसका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ए के अबाउट रोटेशन ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका 10 इंटू 9 इंटू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसका सेंट्रोइड बीच में आएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5 माइनस ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, और ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता है आपको, ये 0 जहां आता है स्टार्ट वर्टेक्स उसका 2/3 पे होता है, 2/3 ऑफ टोटल लेंथ 9, तो हो जाएगा कितना 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा हाफ इंटू 20 इंटू 9 इंटू 2/3 ऑफ उसका लेंथ जो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आर बी इक्वल टू 75 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आर बी निकल गया, तो आर ए भी निकल जाएगा। आर ए कितना होगा, आर ए प्लस आर बी मेरा कितना था, आर ए प्लस आर बी 180 था, आर बी मेरा 75 आ गया, तो आर ए कितना हो जाएगा 75 माइनस कर देंगे, उसमें से कितना आ जाएगा
105 हो जाएगा किलो न्यूटन। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आर ए है ना, आर बी आएगा 105 किलो न्यूटन, आर ए होगा 75 किलो न्यूटन। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ पे भी आर बी होगा 105 किलो न्यूटन, आर ए होगा 75 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है उसमें। ठीक है, तो हम कोई भी डिस्टेंस एक्स पे सेक्शन कट करते हैं। आर ए मेरा कितना है, ये आर ए है 75 किलो न्यूटन है। कोई भी डिस्टेंस एक्स पे कट किए सेक्शन, शियर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, शियर फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा फेस है, ये लेफ्ट फेस है। लेफ्ट फेस में बताएं आप लोगों को क्या होगा डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा लोडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताते हैं आपको इनमें कैसे होगा। देखो यहाँ पे जो है कितना यूनिटरी मेथड से हम लोग देखेंगे कितना होगा वहां पे। तो 9 मीटर का डिस्टेंस में लोड कितना बढ़ा, 30 माइनस 10, जो कि 20 बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया मतलब एक्स्ट्रा हो गया, 10 तो है ही, और एक्स्ट्रा कितना हो गया, 9 मीटर में 20 हो गया। तो 1 मीटर में कितना हो गया, 20/9। तो एक्स में कितना हो गया, 20/9 गुना एक्स। यूनिटरी मेथड बचपन में किए होंगे। तो ये 10 तो रहेगा ही, और ये 20/9 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा लोडिंग मेरा W एट अ डिस्टेंस एक्स, 10 प्लस 20/9 इंटू एक्स। कैसे समझ गए कि 9 मीटर में 20 इंक्रीज हुआ, 10 प्लस 20, फिर 1 मीटर में निकाल लिए, और फिर एक्स डिस्टेंस में निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कोई भी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एट अ सेक्शन एक्स एक्स था, फिर कट किए थे हम लोग। ठीक है, तब हम लोग जो है वो नेट मूवमेंट अबाउट एक्स को जीरो करेंगे। हम लोग एक्स के अबाउट ही मूवमेंट क्यों जीरो किए, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट जीरो करते हैं तो शियर फोर्स का मूवमेंट आ जाता है, फिर शियर फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी अगर एक्स के अबाउट हम लोग मूवमेंट जीरो किए तो शियर फोर्स का कोई मूवमेंट नहीं आएगा, उस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे शियर फोर्स भी होगा। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए हम लोग हमेशा जहां कट करते हैं उसी के अबाउट नेट मूवमेंट जीरो करते हैं। और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स भी जीरो होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करके शियर फोर्स भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्या, निकालेंगे। हाँ ठीक है, पहले नेट निकाल लेते हैं। तो एक्स के अबाउट नेट मूवमेंट जीरो कर रहे हैं, तो अब पहले आर ए का मूवमेंट आएगा, कितना आएगा आर ए का मूवमेंट, पहले एम का मूवमेंट ही लिख ले, एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स, इसका मूवमेंट क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज एम एक्स, माइनस आर ए का मूवमेंट क्या होगा, एक्स के अबाउट क्लॉकवाइज होगा। ये कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है एक्स के अबाउट, तो 75 इंटू एक्स प्लस जो लोडिंग है वो कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उसका प्लस लिए हैं। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स बाई टू, कॉन्स्टेंट वाला के चलते ले रहे हैं, अभी जो यूनिफॉर्म लोडिंग है 10 का उसके चलते लिए हैं। ठीक है, प्लस जो जीरो से वैरी कर रहा है 20 इंटू इसका मूवमेंट ले रहे हैं, अभी जीरो से जो 20/9 इंटू एक्स वेरी कर रहा है उसका कितना होगा, तो 1/2 इंटू 20/9 इंटू एक्स, एरिया निकाल रहे हैं इसका, एक्स लेंथ है क्योंकि। ठीक है, हाफ। ठीक है, उसका मूवमेंट कितना होगा, कितना
ये होता है 2/3 पे होता है, 2/3 पे 2/3 ऑफ एक्स। सॉरी इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं तो x/3 लेंगे, इधर से ले रहे हैं ना हम लोग, मतलब x के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं ना, x के अबाउट, मतलब x के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो x/3 होगा। ठीक है, x/3 इधर से 2x/3 होता है, लेकिन वो वर्ट परपेंडिकुलर से होता है x/3, यहाँ से x/3 होता है और यहाँ से 2x/3 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करेंगे, नेट मोमेंट 0, तो mx इक्वल टू आ जाएगा मेरा 75x माइनस 5x² माइनस 10x³/27, ये हो जाएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। ठीक है, इस तरह शियर फोर्स का भी इक्वेशन कर सकते हैं हम लोग। सिग्मा ऑफ Vx बराबर इक्वल टू 0 करेंगे और लिखेंगे इक्वेशन। तो Vx का डायरेक्शन क्या है, Vx का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, Vx नीचे को प्लस ले रहे हैं, -75 ऊपर है, माइनस लिए, बाकी लोड का भी नीचे है, प्लस 10 इंटू एक्स, समझ में आया होगा, प्लस हाफ इंटू 20/9 इंटू एक्स, एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल का। ठीक है, समझ में आया होगा, ये इक्वल टू 0 करेंगे तो Vx भी मेरा कैलकुलेट हो गया, 75 माइनस 10x माइनस 10x²/9। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन।